अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 3 का जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है बोहर्स थ्योरी। तो आज हम लोग बोहर्स थ्योरी को पढ़ेंगे। बोहर्स ने जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को मज़ीद डिफाइन किया था अपनी थ्योरी के ज़रिए। रदरफोर्ड के अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए थे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के थ्रू हमने उसमें क्या कॉन्सेप्ट लिए थे कि न्यूक्लियस जो है वो होता है वो सेंटर के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके न्यूक्लियस से बाहर, न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। ये हमने एक डायग्राम बनाकर आपको दिखाई हुई है सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने के लिए। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है जो कि सेंटर में है। ये ऑर्बिट्स बनाए हुए हैं जो कि इमेजिनरी ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। लेट सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकंड ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में, इन ऑर्बिट्स में रोटेट रिवॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको देना ज़रूरी था थ्योरी स्टार्ट करने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी को। बोहर्स के जो ये पोस्टुलेट्स हैं, इन पोस्टुलेट्स के, ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम बारी बारी जो है इन पोस्टुलेट्स को गो थ्रू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में क्या कहता है, बोहर assumed that electron in certain orbit that has certain energy as long as it keeps revolving in that orbit neither absorb or radiates energy. Such orbits would be completely stable and they are called stationary states. पहले ऑर्बिट में पहले पोस्टुलेट में बोहर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और रिवॉल्व कर रहा है वो, तो उस कंडीशन में वो ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही कोई एनर्जी रेडिएट करेगा। जब तक वो अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस वक्त तक वो एक कंप्लीटली स्टेबल कंडीशन में है, और इस स्टेट को हम स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। अगर हम डायग्राम के पॉइंट से समझें तो आप ये देखें कि ये हमारे पास जो है वो ऑर्बिट हैं इलेक्ट्रॉन के। अगर लेट सपोज इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो जब तक वो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा तब तक ना ही कोई वो एनर्जी रेडिएट करेगा और ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और इस कंडीशन में जब तक वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इस कंडीशन में हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्टेशनरी स्टेट के अंदर मौजूद है। सेकेंड पॉइंट में ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, कि if the electron absorb energy equal to the energy difference between the two orbits, the electron is excited, that is it jumps to the higher energy state. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कितनी एनर्जी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले जो कि बराबर हो उस एनर्जी के जो कि डिफरेंस है बिटवीन द टू ऑर्बिट्स, तब इलेक्ट्रॉन जो है हम कहेंगे कि एक्साइटेड स्टेट में है, और फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा अपने हायर एनर्जी स्टेट में। अब इस पॉइंट को समझते हैं डायग्राम के थ्रू। अब लेट सपोज इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी किसी भी मीन्स के थ्रू। जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, हमने अभी पढ़ा पहले पोस्टुलेट में कि वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब या रेडिएट नहीं करेगा। लेकिन जब आपने उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना शुरू की तो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट में तब तक नहीं जाएगा जब तक उसकी एनर्जी जो है वो बराबर हो जाए इस डेल्टा ई के। किसके बराबर हो जाए? इस डेल्टा ई के। डेल्टा ई क्या है हमारे पास? डेल्टा ई है आपके पास डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है जब जब तक फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में नहीं जाएगा, जब तक वो वो इतनी एनर्जी गेन कर ले कि वो उस कितनी एनर्जी गेन कर ले जो कि एनर्जी किसके बराबर हो? डेल्टा ई के।
यानी कि डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स, इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर ले कि वो पहले कौन सी एनर्जी लेवल पर था, E1 पर था, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले कि वो वापसी के कौन से एनर्जी लेवल पर चला जाए, E2 पर चला जाए। तो वो जो आपके पास फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अपने इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक वो इतनी एनर्जी गेन ना कर ले जो किसके बराबर हो, डेल्टा E के। यानी कि जो E1 है वो जब डेल्टा E को गेन करेगा उसके बाद वो E2 तक पहुंच सकता है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके पास, वो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 के बराबर। तो इस सेकेंड पॉइंट में आपके पास, सेकेंड पोस्टुलेट में आपके पास बोहर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तब तक फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में तब तक नहीं जाएगा जब तक वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब ना कर ले जो कि बराबर हो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज, जिसको हम डेल्टा ई करें, बिटवीन द डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, इफ इट फॉल्स बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल इट मस्ट एमिट एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल पर वापसी आता है तो वो उसको उतनी ही एनर्जी एमिट करनी चाहिए जितनी जो एनर्जी जितना एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन टू ऑर्बिट्स। तो ये वही बात कर रहा है कि अगर अब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, अब इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर फॉल करता है तो वो जब वो फॉल करेगा तो वो उसको इतनी एनर्जी जो है वो इमिट करनी चाहिए जितना डेल्टा ई है, यानी कि जितना डिफरेंस है बिटवीन द टू ऑर्बिट्स, जितना एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड एज अ लाइट, अ सिंगल फोटोन ऑफ एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड लाइट मस्ट अकाउंट फॉर द रिक्वायर्ड एनर्जी डिफरेंस। जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा वो एज अ लाइट की फॉर्म में करेगा या सिंगल फोटोन की फॉर्म में करेगा। और जो फोटोन आपके पास वो एब्जॉर्ब कर रहा है या इमिट कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन, वो किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि डेल्टा ई इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल ऑर्बिट्स। ये जो डेल्टा ई है ये किसके बराबर होगा, ये डिफरेंस होगा बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल ऑर्बिट। फाइनल और इनिशियल ऑर्बिट से क्या मुराद है, इनिशियल ऑर्बिट वो जिसमें पहले था, फाइनल ऑर्बिट वो जिसमें अब जंप करके इलेक्ट्रॉन गया है। और ये दोबारा आप इस फिगर को समझ लीजिए कि वही बात कर रहा है कि जो एनर्जी डिफरेंस जो इमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा वो किसके बराबर होगा, बिटवीन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोहर ने कहा क्या, बोहर assumed that transition that electron makes between the two orbit yield a single unique spectral line। बोहर ने क्या कहा कि ये जो ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ, इस वजह से जो आपके पास एलिमेंट हैं वो सिंगल यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस देते हैं। तो अभी हमने जब हम स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे, स्पेक्ट्रा का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो जो स्पेक्ट्रम देते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देते हैं, क्योंकि अभी हमने पहला पॉइंट पढ़े और ये वाला पॉइंट पढ़े, पहले पॉइंट के हिसाब से
पॉइंट के हिसाब से जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रोटेट रिवॉल्व कर रहा है तब तक वो कोई एनर्जी एमिट या रेडिएट नहीं करेगा। इस वजह से वो जब तक कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था उस वक्त तक वो कोई स्पेक्ट्रल लाइन नहीं देता, यानी कि डार्क एरिया आता उस वक्त तक। और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है अपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ, उस वक्त वो स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करता है। तो यही वजह है कि एलिमेंट जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं रादर देन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि he further assumed that the stationary states are only those orbits which product of momentum and circumference is equals to the Planck's constant। तो सिर्फ उसने ये कहा बोहर्स ने कि सिर्फ वो हमारे पास ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे जिसमें लीनियर मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है वो और उसके सर्कमफेरेंस का प्रोडक्ट, लीनियर मोमेंटम और उसके सर्कमफेरेंस का प्रोडक्ट बराबर होगा प्लैंक्स कांस्टेंट के, सिर्फ वही ऑर्बिट जो है वो एग्जिस्ट करते होंगे, इसके अलावा कोई ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम इस डायग्राम के रिस्पेक्ट से बात करें तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट तब एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट तब एग्जिस्ट कर रहा है जब इसका लीनियर मोमेंटम और सर्कमफेरेंस का जो प्रोडक्ट है वो बराबर हो किसके, प्लैंक्स कांस्टेंट के। तो तभी ये फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह सेकंड ऑर्बिट भी सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब जो है वो लीनियर मोमेंटम और सर्कमफेरेंस का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाए, प्लैंक्स कांस्टेंट के। तो सिर्फ वही ऑर्बिट जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनका लीनियर मोमेंटम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सर्कमफेरेंस से। लीनियर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन का होगा जो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसके लीनियर मोमेंटम को मैं सर्कमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर वैल्यू आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो उसका मतलब वो ऑर्बिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर आ रही है तो उसका मतलब वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है। तो एक तरह से ये ऑर्बिट की एग्जिस्टेंस की वेरिफिकेशन थी। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये वो क्या कहता है कि फॉर एनी अदर ऑर्बिट एम वी मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन एच, वेयर एन इज द सिंपल इंटीजर n equals to 1 for the first and n equals to 2 for the second, and so on. Equation can be written as mvr is equals to nh upon 2 pi, where mvr is the angular momentum। फिर उसके बाद ये कहता है कि आपके पास ये जो इक्वेशन वेरीफाई हो रही है ये जनरल इक्वेशन है, किसी भी ऑर्बिट के लिए हो सकती है। तो जब तक फर्स्ट ऑर्बिट था उसमें इंटीजर अब 1 था, तभी एम वी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एच था। अगर सेकेंड ऑर्बिट होगा तो एम वी मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 2 एच हो जाएगा। इसी तरह थर्ड होगा तो एम वी मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 3 एच एंड सो ऑन। इसके अलावा उसने एक और बात बोली कि आपके पास इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 2 पाई जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई में था, अगर वहाँ जाकर डिवाइड हो जाए तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, एम वी और सिर्फ आर बच जाएगा। तो एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई जो यहाँ लिखी हुई है, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो 2 पाई जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो इधर आकर डिवाइड में आ गया। तो एम वी आर आपके पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। एम वी सिंपल मास इंटू वेलोसिटी क्या था, लीनियर मोमेंटम था, और मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस जो है आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। तो हम इस इक्वेशन को हमने इस तरह ड्राइव करके हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम, ये क्या था हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, तो जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होगा, एन एच अपॉन 2 पाई के। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट इसका पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि बोहर फर्स्ट कंडीशन कुड बी स्टेटेड एज ओनली दोज ऑर्बिट वर पॉसिबल इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन वुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। ये वही बात कर रहा है कि
अगर हम बोहर के फर्स्ट कंडीशन को हम इस तरह इक्वेशन में फॉर्म कर लें, तो इस इक्वेशन के बिहा पर हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे जिसमें ये जो एंगुलर मोमेंटम है, एम किसका बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम के, जिसमें एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई, जबकि n जो है वो क्या है, इंटीजर है। इंटीजर किसका, नंबर ऑफ ऑर्बिट का। तो ये हमारी आज जो थी वो बोहर थ्योरी की क्लास थी, जिसमें हमने बोहर के पोस्टुलेट्स को बारी बारी पढ़ा और इसको समझने की कोशिश की। तो अगर किसी को कोई